नगर राज्य के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ अपनी खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है रिया। हाँ नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। बात बताना तो भूल ही गई, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए ही चला जाऊंगा। ठीक है ना? ले आऊंगा। चलो। अगली सुबह हरीराम लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। हरीराम एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल बंदर कराह रहा था। हे भगवान, बाप रे, इस बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का हाथ खून से भरा हुआ है। ओहो। हरीराम बंदर के पास बैठा था। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी समय वहां एक साधु आ पहुंचा। कौन हो तुम और बंदर से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल बंदर को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह ये दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और ही तकलीफ है। हम बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको रुको। ओम। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का जख्म सही हो गया। हाँ, अब ये बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ में कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई थी। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है ये चमत्कार साधु बाबा ने किया है। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे घर पे चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूं, तो मैं बंदरों से अब तो अलग हो गया हूं ना। क्या करूंगा उन बंदरों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूंगा जी भर के। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से भोलू कह के पुकारूंगा। क्यों? कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो 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 चलो, घर चलते हैं। अरे, ये जंगल से तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए? राजू पूरी घटना रिया को बताने लगा। क्या वास्तव में बंदर बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है। राजू ने मेरी जान बचाई है और अब
मैं उसका साथी हूं। साथी क्या, अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं। हाँ। रिया आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतने लगा। भोलू की मौजूदगी घर में नई जान ले आई। धीरे धीरे भोलू रिया के काम में हाथ बटाने लगा। अब राजू का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन भोलू राजू से बोला, राजू, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे, मुझे भी चलना है। अरे भोलू, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहां पे? अरे क्या करूंगा क्या, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा और क्या मुझे कम मेहनती समझा है? क्या हम? बस डर ये है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो वो न जाने क्या समझेंगे। अरे पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे क्या, बताओ। देखो भोलू, मैं दुनिया को जानता हूँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है जो तुम्हें समझ सके। ओहो, मुझे दुनिया से क्या है लेना देना, मुझे तो तुम्हारे संग है रहना। मेरा मतलब ये है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूं। हाँ। और अगले दिन खेत चला गया। कुछ ही दिनों में हर बात सीख ली। अब वो राजू का सच्चा मददगार बन गया था। राजू, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। भोलू, अब तो तू पक्का किसान बन गया है, मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। हाँ। की बात अब गांव में फैलने लगी थी और ये बात आखिरकार पहुंची चौधरी के कानों तक। क्या हरिराम के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भैया, तो फिर उस बंदर को लेकर तमाशा करना चाहिए, उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। ये बात आपने बिल्कुल पते की कही जमींदार साहब। जमींदार की हंसी कुछ देर चली, फिर वो गंभीर हो गया। इस राजू की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर ये ससुरा राजू, ये कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है जमींदार, बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है भीमा। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद है, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन ये खेत मेरा होगा और राजू मेरे कदमों में होगा, देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन राजू और बोलू जब खेत से घर लौटे तो आना को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गईं। अरे अर्चना, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। राजू, इसे नजरअंदाज मत करो, किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। राजू ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। ध्यान से देखा। राजू देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज ना मिला तो यह जानलेवा हो सकती है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से राजू का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन राजू घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो रिया, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया। अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। राजू सिर झुकाए बैठा था। तभी भोलू तेजी से दौड़ता हुआ आया। राजू, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे दो भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी है, उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? राजू को यह बात ठीक लगी। उसी शाम वो भोलू को साथ लेकर अपने बड़े भाई रमेश के घर गया। ओ हो राजू, क्यों भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए हैं? भैया, रिया की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया। अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है। अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें कहां से दूं? राजू कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे वो झूठ बोल रहा था राजू, मैंने उसके चेहरे को देखा है, वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूं रे गोलू, पर चलो एक और भाई है, उनसे मिलते हैं, चलो।
अब दोनों रघु के घर पहुंचे। रघु ने दरवाजा खोला और राजू को देखकर चौंक गया। ओ राजू, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया, मेरी पत्नी रिया बहुत बीमार है, थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं देता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया, सच तो यह है कि तुमने और रमेश भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 2 ही बीघा मिली है। 2 बीघा। अरे निकल जा यहाँ से। अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा। मुंह उठा के चले आते हो, भाग यहाँ से। कैसे भाई हैं तुम्हारे राजू? एक भी मदद को तैयार ही नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? हाँ, मजबूरी है भोलू, मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे कहने पर भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है, बताओ। अगले दिन राजू और भोलू जमींदार की हवेली में जा पहुंचे। उम्मीद उसे कम थी, मगर अपनी पत्नी उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था राजू, एक ना एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा भैया। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक। जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकर में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाए मुरझाए सा खड़ा है। ए जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? ए बदरवा, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इंसान बन गया है, समझा? हाँ भैया राजू, बताओ बताओ, क्यों आए हो? क्या बताएं? आपको तो सब पता है, मेरी पत्नी बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया, कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास कुछ बचा है क्या जो गिरवी रखूं? जो सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है भैया, उसे गिरवी रखो। वक्त पर कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब। बोलो भैया। राजू सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। जहां है अरे ये तो सरासर अन्याय है, तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो राजू कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। हे राजू, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाले बंदर को ले जा यहां से, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आया है पटर 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 पटर। चुप कर। राजू चलो मेरे साथ, ये कर्ज मत लो, चलो। भोलू, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। हाँ चलो मेरे साथ। राजू भोलू के साथ चला गया। हवेली के भीतर जमींदार और भीमा गुस्से से खोल रहे थे। ए मालिक, राजू तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौटा कर ले आएगी। कितना दूर जाएगा वो? राजू भोलू के साथ घर पर आ पहुंचा और भोलू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक भोलू लौटकर नहीं आया। राजू और रिया की चिंता बढ़ने लगी। भोलू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अरे पता नहीं कहाँ गया, मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही भोलू वहां पहुंचा, एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे भोलू, तू कहाँ था? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके ये जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ। भोलू ने वो जड़ी बूटी रिया को दे दी। कुछ देर बाद रिया की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी।
रिया, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और भोलू, तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे पास बीज खरीदने तक का पैसा नहीं है। मैं जानता था कि रिया के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं साधु महाराज से बीज भी लेकर आया हूँ। हाँ। क्या बीज भी लेकर आए हो? हाँ, उन्होंने ये चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। हाँ, मजा आ गया ना? इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र भोलू भोलू भोलू, तू मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन राजू, भोलू और रिया ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में राजू के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, राजू के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हमारी फसल तो अभी जामी भी नहीं है और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। और उसकी बीवी रिया, जो कि महीनों बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती है। भैया, ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद राजू की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। राजू जपो राम नाम, बन गया तू धनवान। जो सोचा था वो हो गया सच। हाँ, वाकई में सच तो हो गया, लेकिन अब बारी है भोलू वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो जमींदार के कर्ज में डूबे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने गांव का विनोद का खेत सबसे पहले छुड़ाते हैं। चलो राजू। राजू ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। बिंदेसर, भोलू, रज्जो सभी ने अपनी जमीन वापस पा ली। राजू भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी लौटने लगी, लेकिन जमींदार के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब देखकर जमींदार गुस्से से अपने नौकर भीमा से बोला, ए भीमा, तू देख रहा है ना कि क्या हो रहा है? हाँ मालिक, राजू ने सबके कर्जे चुकाने शुरू कर दिए हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन तो आपकी जमींदारी ही खत्म हो जाएगी और आपका दबदबा भी खत्म हो जाएगा। आप तो आदेश दीजिए मालिक की करना क्या है। अब बहुत हो गया भीमा, अगर ये राजू ऐसे ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा, मेरी हवेली हैं? अरे मालिक, आप तो बस आदेश कीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। सब खेत में काम करते हैं, वहीं खत्म कर दूंगा। कहिए। खून जमीन पर गिरे ऐसा मारना साले को ताकि सबके दिल में डर उतर जाए। जा राजू को मिटा दे, जा। सुबह का सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। राजू खेत में बीजों को देख रहा था जो अब सोने जैसे चमकते दिखते थे। अरे भोलू, देख तो, ये फसल तो जैसे गाना गा रही हो। तुम्हारे हाथ की छुअन में जादू है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र, इस बार की फसल सोने की फसल जैसी उगती हुई दिख रही है। वाह 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 वाह। इतना बोलकर अचानक भोलू एक ओर हट गया। सच तो ये था कि भोलू को किसी की आहट की भनक लग चुकी थी। तभी वहां जमींदार और भीमा आ पहुंचे। भीमा के हाथ में लंबा बर्छा था। राजू झुका हुआ था। अब भुगतो किसान। जैसे ही भीमा ने राजू की ओर बर्छा फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक वार, लेकिन राजू पर नहीं, भोलू पर। भोलू नहीं, ये क्या किया तूने? तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा। जमींदार और भीमा अविश्वास भरी नजरों से घायल भोलू को देखने लगे। भीमा जमींदार की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या मालिक, इस मूर्ख बंदर ने तो राजू के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया।
हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी राजू को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जमींदार भोलू की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख का मूर्ख बंदर ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकता था और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सका। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख बंदर कहीं का, तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं राजू को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं राजू को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा ये बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख बंदर, रुक जा। भोलू के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। भोलू ने अपने मित्र राजू को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया। तभी वहां वही साधु प्रकट हो गया जिसने भोलू को बोलने की शक्ति दी थी और जिसने भोलू को राजू की पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी और जादुई बीज दिए थे। साधु क्रोधित अवस्था में जमींदार और भीमा की तरफ देखकर बोला, जिसने निर्दोष की जान ली, उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। जमींदार और भीमा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो। रुक जाओ। इतना बोलकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर भीमा और जमींदार के शरीर पर पड़ने लगीं और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु राजू की ओर देखकर बोला, तुम्हारा और भोलू का साथ यहीं तक लिखा था राजू। लेकिन साधु महाराज, जमींदार के साथ ही भीमा ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन भोलू ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते गोलू ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना राजू। इतना कहकर साधु रंग वहां से गायब हो गया। गांव वाले नम आंखों से गोलू के बलिदान की सराहना करने लगे।